अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? ओके, फाइनल ईयर हम आर्टीरियल ब्लड फ्लो या हम आर्टीरियल कैथेटर के बारे में पढ़ रहे थे या आर्टीरियल लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है कि आर्टीरियल लाइन या हार्ट लाइन जब हम पास करते हैं, दो हमारे पास मेन रीजंस हैं। एक तो ये है कि हम वहाँ से इन्वेसिव ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर करते हैं, और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा ये है कि हमें फ्रीक्वेंटली जो है वो दोबारा आर्टीरियल सैंपल के लिए पिक नहीं करना पड़ता। ठीक है। So, the normal arterial pressure waveform consists of a rapid upstroke produced by the rapid injection of blood from the left ventricle into the aorta, clear diagrotic notch, which signal closure of the aortic valve in the beginning of the diastole, and definite endpoint which reflect the end of diastole. Loss of the diagrotic notch is a sign of over damping. Okay. आज हम पढ़ रहे हैं आर्टीरियल वेवफॉर्म के बारे में। ठीक है, जो आर्टीरियल लाइन है उसका वेवफॉर्म कैसे बनता है। ठीक है, जो नॉर्मल आर्टीरियल वेवफॉर्म है हम आगे अब देखेंगे फिगर में, ये आगे आप लोग देख लो। ठीक है, नॉर्मल waveform, normal arterial pressure waveform, the diagnostic notch indicate the end of ventricular systole and the beginning of the diastole. ये जो डायक्रोटिक नॉच है ना, ये क्या है, ये हमें बताता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो अब एंड हो गया। ठीक है, और डायस्टली जो है वो स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, चले। नॉर्मल आर्टीरियल वेवफॉर्म के अंदर एक रैपिड अपस्ट्रोक आता है। ठीक है, एक रैपिड अपस्ट्रोक आता है। ये देखिए, रैपिड अपस्ट्रोक, एक रैपिड अपस्ट्रोक आ गया। ठीक है, रैपिड अपस्ट्रोक जो है वो क्या बताता है, produced by the rapid ejection of blood from the left ventricle into the aorta. ठीक है, ब्लड जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर जाता है, वहाँ पे एक सिस्टोलिक, एक रैपिड अपस्ट्रोक बनता है। सिस्टोलिक अपस्ट्रोक उसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक डायक्रोटिक नॉच आता है, विच सिग्नल द क्लोजर ऑफ अयोटिक वेल इन द बिगिनिंग ऑफ द डायस्टोल। यहाँ पे एक डायक्रोटिक नॉच आ जाता है। वो डायक्रोटिक नॉच हमें बताता है कि अब ये जो सिस्टोल स्टार्ट हुआ था, ये सिस्टोल एंड हो रहा है। ठीक है, और डायस्टली जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डायस्टली जो है वो स्टार्ट हो रहा है। Okay, and the definite end point which reflect the end of diastole, loss of the diagrotic notch is a sign of over damping. ठीक है, और यहाँ पे जब ये वेव बिल्कुल एंड हो जाता है, ये हमें ये बताता है कि डायस्टोल जो है वो अब खत्म हो गया। ठीक है, इस वेव की तरफ वो जरा गौर से देख ले। जैसे वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड पुश करेगा आयोटा के अंदर, हमारे पास एक सिस्टोलिक अपस्ट्रोक आएगा। ठीक है, वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है जैसे हम आईएबीपी में हमने पढ़ा था। ठीक है, आईएबीपी को हम किस चीज़ के साथ जो है वो कर रहे थे, आर्टीरियल वेवफॉर्म के साथ कर रहे थे। आर्टीरियल वेवफॉर्म के साथ हम इसे क्या कर रहे थे, हमने जो रियल टाइमिंग ट्रिगरिंग की थी ना, वो किस चीज़ के साथ की थी, रियल टाइमिंग ट्रिगरिंग। कन्वेंशनल टाइमिंग थी, एक रियल टाइमिंग थी। जो रियल टाइम ट्रिगरिंग था वो किसके साथ था, वो हमने किया था ईसीजी और आयोटिक वेव के साथ, आयोटिक वेव फॉर्म के साथ, या आर्टीरियल वेव फॉर्म के साथ। ये आर्टीरियल वेव फॉर्म है। ठीक है, आर्टीरियल वेव है। जैसे ही वेंट्रिकल्स ब्लड पुश करेगा अयोटा के अंदर, यहाँ पे एक सिस्टोलिक अपस्ट्रोक जो है वो बनेगा। ठीक है, जैसे फिर लास्ट में फिर एक डायक्रोटिक नॉच बनता है। ये डायक्रोटिक नॉच हमें बताता है कि सिस्टोल या सिस्टली जो है वो अब खत्म हो गया। ठीक है, सिस्टली जो है वो खत्म हो गया, और यहाँ से जो है वो डायस्टली जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ पे आके डायस्टोल जो है वो फिर खत्म हो जाता है, फिर से सिस्टोल हो जाता है, फिर से जो है वो डायक्रोटिक नॉच, और फिर इस तरह, और ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहता है। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज, समझ आ रही है इस चीज की चीज, थोड़ा ये थोड़ा सा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सिस्टोल आ गया,
सिस्टोल के बाद ये हमें बताता है कि सिस्टोल खत्म हो रहा है, डायस्टोल शुरू हो रहा है, या डायस्टोली शुरू हो रहा है, यहाँ से डायस्टोली शुरू हो गया, यहाँ पे डायस्टोली जो है वो भी खत्म हो गया, फिर से सिस्टोल, ठीक है, फिर सिस्टोल आराम आराम से कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे सिस्टोल खत्म हो जाता है, ठीक है, या सिस्टोली खत्म हो जाता है, डायस्टोली स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे डायस्टोली खत्म हो जाता है। सेम ये सिलसिला जो है ये आगे चलता रहता है, ठीक है। अब अगर ये डायस्टोली जो है ये खत्म हो जाए तो ओवर डैम्प वेव है, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे कि ओवर डैम्प वेव, फिर हम देखेंगे अपनी सारी चीज़ें, फिर हम अपनी सारी चीज़ें, अपनी ट्यूबिंग, अपनी सारी चीज़ें चेक करेंगे, कहीं पे एयर तो नहीं है, कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं पे किंकिंग तो नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। इसकी समझ आ रही है? चलिए, ओके। सो अब आपने डेटा इंटरप्रेट करना है, ठीक है। द वैल्यू मेजर एट द पीक ऑफ द वेवफॉर्म इज द सिस्टोलिक प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया कि वेवफॉर्म की बिल्कुल पीक पे आपका क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। इन द वैल्यू मेजर एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वेवफॉर्म इज द डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। वेव किस तरह बन रहा था, वेव बन रहा था, ये देखिए, इसी तरह एक वेव बन रहा था ना, फिर यहाँ पे एक डायक्रोटिक नाच था और फिर यहाँ पे डायस्टोलिक था। वो कह रही है कि जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना वेवफॉर्म का, वो क्या है, वो हमारा सिस्टोल या सिस्टली है, ठीक है, वो हमारा क्या है, सिस्टोल या सिस्टली है। और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना, लोवेस्ट पॉइंट वेवफॉर्म में, वो क्या है, वो हमारा डायस्टोल या डायस्टली है, ठीक है, ओके। So the difference between the systole and diastole pressure is the pulse pressure। ये आप लोगों को भी पता है कि दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो क्या है, वो पल्स प्रेशर है। द पल्स प्रेशर क्लोजली रिफ्लेक्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम फ्रॉम द वेंट्रिकल, और पल्स प्रेशर हमें बताता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो वेंट्रिकल से निकलता है वो कितना है। बेड साइड मॉनिटर डू नॉट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले द पल्स प्रेशर but can be easily calculated and the value useful when assessing the patient with volume status। अब ये कि जो बेड साइड मॉनिटर्स होते हैं वो हमें पल्स प्रेशर तो नहीं बताता, लेकिन हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर जो हमें बताता है वो सिस्टोल बताता है या सिस्टली बताता है, ठीक है, डायस्टोल या डायस्टली बताता है, ठीक है, और साथ में हमें मीन आर्टीरियल प्रेशर बताता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो हम उससे क्या पता चलता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो उसे हम इवेलुएट करते हैं कि वाइटल बॉडी ऑर्गन की परफ्यूजन किस तरह हो रही है। जो वाइटल बॉडी ऑर्गन से उनके परफ्यूजन जो है वो हम इवेलुएट करते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर से। नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 70 है, ठीक है, 70 टू 105 mmHg है, ठीक है, 70 से लेके 105 mmHg तक जो है वो क्या है, वो मीन आर्टीरियल प्रेशर है, ठीक है। द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट मीन आर्टीरियल प्रेशर। अच्छा, मीन आर्टीरियल प्रेशर को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर को किस तरह कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है। टू ये क्या टू ये क्या है मुबशरा, मुझे समझ नहीं है क्या कह रही है। क्लिनिकल भी सीखा था, चलिए बोलिए। सो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं कि हमें पता चले कि वाइटल बॉडी ऑर्गन की परफ्यूजन किस तरह हो रही है। ठीक है, 70 to 105 mmHg जो इसका एक रेंज है, नॉर्मल रेंज है। ठीक है, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो क्या है, एक सिस्टोलिक लेना है आपने, 2 डायस्टोलिक लेना है आपने, एक सिस्टोलिक प्लस 2 डायस्टोलिक डिवाइड बाई 3, और इससे जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, वो आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा। ये देखिए, ये फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, एक सिस्टोलिक प्रेशर लेना है प्लस 2 डायस्टोलिक प्रेशर लेने हैं। ठीक है, और उनको डिवाइड करना है किस चीज़ के साथ, 3 के साथ। ठीक है, उससे जो एवरेज निकलेगा वो क्या है, वो हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर है। ओके, ठीक है। So, in normotensive patient, blood pressure measurement obtained through arterial pressure monitoring are very similar to those obtained with a cuff. The intra-arterial systolic pressure is 5 to 10 mm higher. देखो, अगर पेशेंट जो है वो नॉर्मोटेंसिव है ना, पेशेंट अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर के साथ है, उसकी प्रेशर अगर नॉर्मल है, तो उसका आप कफ से ले लो, ठीक है, या आप इंट्राआर्टेरियल कैथेटर से ले लो, इन्वेसिव ले लो या नॉन इन्वेसिव ले लो, दोनों में इतना फर्क नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फर्क होगा तो 5 to 10 mmHg का फर्क होगा। जो इंट्राआर्टेरियल जो कैथेटर वाला है, ठीक है, जो इन्वेसिव है वो 5 to 10 mmHg जो है वो हायर हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसके नीचे एक टेबल है, ठीक है, ट्रबल शूटिंग प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रबल शूटिंग प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बुक में 8.1 टेबल है, वो आप रिव्यू कर ले, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आर्टीरियल वेवफॉर्म में, आर्टीरियल कैथेटर में, आउटलाइन में कोई भी क्वेश्चन हो पूछो। आउटलाइन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं सीवीपी की तरफ, सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की तरफ। ठीक, सीवीपी की तरफ। सो सीवीपी क्या है, सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग reflect the pressure of blood in the right atrium or vena cava. सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो हमें बताता है कि भाई राइट एट्रियम के अंदर या वेना केवा के अंदर जो है वो ब्लड का प्रेशर कितना है, राइट एट्रियम के अंदर या वेना केवा के अंदर, क्योंकि वेना केवा आगे कहाँ पे गिरता है, राइट एट्रियम के अंदर गिरता है। तो राइट एट्रियम या वेना केवा के अंदर जो है वो हमें प्रेशर बताता है कि प्रेशर कितना है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंट्रावेस्कुलर ब्लड वॉल्यूम, हमें इंफॉर्मेशन जो है वो किन किन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सीवीपी लाइन या सीवीपी, वो इंट्रावेस्कुलर ब्लड वॉल्यूम के बारे में हमें बताता है, राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में हमें बताता है, राइट वेंट्रिकुलर फंक्शंस के बारे में बताता है, इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इन फंक्शन, और इनडायरेक्टली जो है वो हमें राइट वेंट्रिकल्स का भी बताता है। वेंट्रिकल्स का कैसे बता सकता है, वेंट्रिकल्स का इसलिए बता सकता है कि जितना उधर आएगा एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम में, वही जो है वो आगे जाएगा ना, तो इनडायरेक्टली जो है वो हमें उधर का भी बता देता है। Alteration in volume status or volume function usually are associated with abnormally high or low CVP measurement। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम स्टेटस में अल्ट्रेशन आ जाती है या वेंट्रिकुलर फंक्शन जो है वो अल्टर हो जाती है, तो इसके साथ सीवीपी मेजरमेंट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। जब भी हमारा वॉल्यूम स्टेटस में या वेंट्रिकुलर फंक्शन में अल्ट्रेशन आएगी, साथ ही जो है वो सीवीपी अल्टर होगा। ठीक है, और नॉर्मल वैल्यू जो सी
वीपी का है वो कितना है, वो 2 to 8 mmHg में, ठीक है। और अगर वाटर में आप देख ले तो 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, या 10-12 तक भी कुछ लोग जाते हैं, ठीक है। 12 तक भी कुछ लोग जाते हैं। 5 to 10 सेंटीमीटर इन H2O है। अच्छा, अब सीवीपी लाइन, सेंट्रल लाइन या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। सीवीपी अगर कम में तो हाइपोवोलीमिया या वीनस रिटर्न जो है वो कम हुआ है, ठीक है। अगर सीवीपी हाई आ रहा है तो ओवर हाइड्रेशन में है पेशेंट, या जो है वो वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज है, या राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। ये चीज़ याद रखिए। सेंट्रल लाइन में और पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर में अगर वो रीडिंग्स जो है वो लो आ रही है, तो लो रीडिंग्स का ये मतलब है कि पेशेंट जो है वो हाइपोवोलीमिक है, या पेशेंट का जो वीनस रिटर्न है वो कम है, ठीक है। लेकिन अगर हाई आ रहा हो, ठीक है, राइटिंग जो है वो रीडिंग जो है वो हाई है, तो आपने क्या देखना है कि पेशेंट जो है या तो ओवर हाइड्रेट है, ठीक है, या वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, या राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है, ठीक है। क्लियर है। इंसर्शन साइट्स कौन कौन से है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब इंसर्शन साइट्स कौन कौन सी है। सीवीपी is typically measured in the superior vena cava near the right atrium via the PICC line or central line catheter placed। देखो, अब साइट के लिए ना सबसे पहले जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इससे कौन सी चीज मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर से हमेशा जो है वो हम सुपीरियर वेना केवा या जो राइट एट्रियम है, या वेना केवा या राइट एट्रियम जो है वो हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। किस चीज के थ्रू करते हैं, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। PICC का मतलब है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, जिसको हम परक्यूटेनियस इंडवेलिंग कैथेटर भी बोलते हैं, परक्यूटेनियस इंडवेलिंग सेंट्रल कैथेटर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, ठीक है। तो हम पेरिफेरली सेंट्रल लाइन जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं, या जो सेंट्रल लाइन है वो हम प्लेस करते हैं कहाँ पे, वो हम प्लेस करते हैं सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम के आसपास, और हम इससे उन दोनों के प्रेशर जो है वो मॉनिटर करते हैं। अब कहाँ कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर। This site is chosen frequent as there is a high rate of successful insertion and a low incidence of complications such as pneumothorax. अब एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है ये सबसे इजी वेन है इसके लिए, या सबसे फेवरेट वेन है इसके लिए। एक तो इसमें इंसर्शन बहुत इजीली होता है, प्रिक बहुत जल्दी हो जाता है, और दूसरा ये कि इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये वेन जो है ये सुपरफिशियल पड़ा होता है, ये थोड़ा सुपरफिशियल पड़ा होता है, इस वजह से इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो है वो कम होते हैं। इंटरनल जुगुलर में भी आप पास कर सकते हो, लेकिन इंटरनल जुगुलर जो है वो शॉर्ट है, स्ट्रेट है, ठीक है, और लार्ज है रिलेटिवली। इसमें भी इजी एक्सेस है, ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदा, इसमें फ़ायदा ये है कि कैथेटर जो है वो अक्लूड नहीं होता। कैथेटर अक्लूड होता है तो किस वजह से होता है, वो हेड मूवमेंट की वजह से होता है, क्योंकि ये वेन शॉर्ट है। अगर आप हेड मूवमेंट कर रहे हो ना, वैसे तो ये रिलेटिवली लार्ज वेन है, ऐसे डायरेक्ट जो है वो कैथेटर जो है वो अक्लूड नहीं हो सकता, लेकिन अगर पेशेंट जो है वो हेड मूव करे तो उसकी वजह से जो है वो ये वेन को अक्लूड कर सकता है, और उससे जो है वो इरिटेशन हो सकती है अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस हो।
तीसरा जो है वो क्या है, वो सबक्लेवियन वेन है। काफी लोग सबक्लेवियन के अंदर भी पास करते हैं, लेकिन उसमें चांसेस क्या है, उसमें रिस्क होता है कि न्यूमोथोरेक्स हो जाए या आप कहीं जो है वो लंग्स जो है वो पंक्चर कर लो, क्योंकि ये क्लेविकल के नीचे, बिल्कुल क्लेविकल के नीचे जो है वो पड़ा हुआ है। ओके, इसके अलावा फेमरल वेन में पास कर सकते हैं। अब इस फेमरल वेन में हम कब पास करते हैं? फेमरल वेन में मोस्ट इमरजेंसी केसेस में हम पास करते हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो गया। लेकिन इसमें चांसेस ये, क्योंकि ये ग्रोइन एरिया में, तो चांसेस ये कि इन्फेक्शन हो जाए वहां से या कंटामिनेट हो जाए वहां से। और दूसरा ये कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। मोस्टली पेशेंट जो इसे डिस्करेज करते हैं, मोस्टली पेशेंट कहते हैं कि ये हमें यहाँ पे पास ना करो, क्योंकि इसके साथ पेशेंट जो है वो सही तरह मूव नहीं कर सकता। अब हमने 4 लाइन पढ़ लिए या 4 साइड्स पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए हमने? एक्सटर्नल जुगुलर के अंदर पास कर सकते हैं, ठीक है, वो सबसे अच्छा है, बेस्ट है कि उसमें पास किया जाए। नेक्स्ट इंटरनल जुगुलर में पास करते हैं, लेकिन उसमें इशू है कि हेड मूवमेंट की वजह से अक्लूड हो सकता है। थर्ड जो है वो सबक्लेवियन के अंदर पास करते हैं, लेकिन इसमें न्यूमोथोरेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोर्थ जो है वो हम फेमरल वेन में पास करते हैं, लेकिन उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये 4 साइड्स हैं हमारे पास जिसमें हम सेंट्रल लाइन जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब आप लोग ये पिक्चर देख लें, यहाँ से जो है वो सीवीपी इंसर्ट हुआ है, ठीक है, और ये सीवीपी लाइन है जो डबल ली 1 सीवीपी लाइन है। अब सीवीपी लाइन की इंडिकेशंस क्या है? एक तो वॉल्यूम रिससिटेशन के लिए, अगर आपको इमर्जेंट फ्लूइड या वॉल्यूम रिससिटेट करना है तो आप सीवीपी लाइन पास कर लो, क्योंकि इसका डायमीटर भी बड़ा होता है, और दूसरा इसे जब जहाँ पे हम प्लेस करते हैं ना, वो लार्ज वेन्स है, लार्ज वेन्स के अंदर जो हम इन्हें प्लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इमरजेंसी वीनस एक्सेस। अगर आपने इमरजेंसी में वीनस एक्सेस लेना है, ठीक है, आपको वीनस एक्सेस चाहिए लेकिन इमरजेंसी में चाहिए, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी, तो उसके लिए हम जो है वो सेंट्रल लाइन जो है वो पास कर लेते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अब जितना भी पैरेंटल न्यूट्रिशन हम देते हैं ना, वो हम सेंट्रल लाइन से देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्मोलिटी की वजह से, वो हम पेरिफेरल लाइन से दे ही नहीं सकते। अगर 900 मिलियोस्मॉल से जो है उसकी ऑस्मोलिटी कम है तो फिर हम दे सकते हैं पेरिफेरल लाइन से। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने देना हो या ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो तो आप किससे देंगे? आप सेंट्रल लाइन जो है वो प्रेफर है कि आप सेंट्रल लाइन जो है वो पास करके उससे आप न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे दें, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉस्मेटिक मेडिसिन, वेजोप्रेसर्स वगैरह जितने हम दे सकते हैं ना, या आइनोट्रोपिक जितने ट्रीटमेंट हम देते हैं, वो हम मोस्टली जो है वो कोशिश करते हैं कि हम सेंट्रल लाइन से दे दें, क्योंकि जितनी भी स्मॉल वेन्स हैं उसमें इन्फिल्ट्रेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, वहाँ पे जो है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या प्लीबोथ्रोम्बोसिस वगैरह जो है उसके चांसेस होते हैं। फिर जो है वो सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग, जो हम सीवीपी मॉनिटर करते हैं ना, उसके लिए भी सेंट्रल लाइन का पास होना लाजमी है। सिक्स्थ वन जो है वो क्या है? वो ट्रांस वेनस पेसिंग वायर इंडक्शन। जो हम पेसमेकर्स लगाते हैं ना हार्ट के लिए, जो ट्रांस वेनस पेसमेकर्स लगाते हैं, जो पेसिंग हम करते हैं, वो क्या है? उसका वायर जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं या आगे लेके जाते हैं, उसके लिए भी हमें सीवीपी लाइन पास करना होता है। और लास्ट है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए जो है वो एक फिस्टुला बनता है, दूसरा जो है वो सेंट्रल वेनस लाइन पास होता है।
ठीक है, एक फिस्टुला बनता है और दूसरा जो है वो सेंट्रल वीनस लाइन जो है वो पास करती है, ठीक है। सीवीपी जो डायलिसिस के लिए पास होता है वो कौन सा है, वो डबल ल्यूमन पास होता है, डबल ल्यूमन कहते हैं, डबल ल्यूमन पास होता है, ठीक है। लेकिन जो आम रूटीन में मोस्टली सीवीपी पास होती है वो ट्रिपल ल्यूमन जो है वो पास होता है, उसके वो 3 ल्यूमन वाला पास करते हैं हम, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, इंजर्शन से पहले आपने साइट को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। साइट पे जो है वो साइट को शेव करना है, ठीक है, और साइट को जो है वो क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ। लोकल एनेस्थेटिक जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। फिजिशियन threads a single lumen or multi-lumen catheter through the external jugular antecubital or femoral vein into the vena cava just above the right atrium। फिर फिजिशियन का काम है कि वो डबल ल्यूमन पास करता है, सिंगल पास करता है, ट्रिपल पास करता है, मल्टी पास करता है, उसकी अपनी मर्जी है। उसने फिर क्या करना है, उसने फिर अपने हिसाब से जो है वो वेन चूज करके उसके जरिए जो है वो पास करना है, लेकिन लेके कहाँ तक जाना है, लेके जाना है वेना केवा तक, जस्ट अबव द राइट एट्रियम या राइट एट्रियम तक आप ले जा सकते हो, ठीक है। या हम राइट एट्रियम के जस्ट अबव रखते हैं या राइट एट्रियम तक हम जा सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है इसमें यूज़ होती है, ठीक है। स्कार्फ सिरिंज, गाइड सिरिंज, नीडल एनेस्थीसिया सिरिंज, लिडोकेन और ये सारी चीज़ें, डायलेटर्स और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें यूज़ होती है। पेनिट्रेशन सिरिंजेस नीड इज तो चेंज द बिग नीडल इज यूज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन इसके वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको रूटीनली जो है या पीरियोडिकली जो है वो इन्फेक्शन साइट को जो है वो असेस करना है, या जो इंसर्शन साइट है उसे असेस करना होगा। दूसरा ये कि ऑब्जर्व स्टर्ल टेक्निक विद एनी कैथेटर मैनिपुलेशन, ठीक है। आप जब भी कैथेटर को हैंडल करते हो ना, आपने कोशिश ये करनी है कि स्टेराइल तरीके से उसे हैंडल करो, ठीक है। थ्रोम्बोसिस के चांसेस हो सकते हैं, तो थ्रोम्बोसिस के लिए आपको क्या करना होगा, थ्रोम्बोसिस के लिए आपको क्या करना होगा, मॉनिटर वेवफॉर्म, अपने वेवफॉर्म देखना है, किस तरह जो है वो उसे फ्लश करते हैं हम, वो देखना है, ब्लड रिटर्न देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। नीमोथोरिक्स हो सकता है, हीमोथोरिक्स हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं पोस्ट इंजर्शन। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। एयर एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए आप सारी सप्लाईज वगैरह जो है वो टाइट कर सकते हो। और अगर कहीं सिम्टम्स वगैरह आ गए तो आप जो है वो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है वो भी दे सकते हैं। कैरोटिड पंक्चर हो सकता है, हार्ट की परफोरेशन हो सकती है, डिसरिथमियाज हो सकती है, एक्स्ट्रावाजेशन हो सकती है, और जो कैथेटर हमने पास किया वो अक्लूड हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेपरीन लॉक लगाते हैं, उसके लिए हम उसके ऊपर हेपरीन लॉक लगा लेते हैं, ठीक है। अल्ट्रेशन अब कॉसेस कौन कौन से, अगर सीवीपी मेजरमेंट कम है तो हाइपोलीमिक स्टेट है, डायूरेटिक थेरेपी ले रहा है, या बेंजोडाइलेशन। अगर सीवीपी हाई है तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर है पेशेंट, या हाइपर वोलेमिक स्टेट है। सेपरेटली अगर आप सीवीपी का वैल्यू देख ले तो वो मीनिंगलेस है। आपने बाकी चीज़ें साथ साथ देखनी है, बाकी क्लिनिकल डेटा साथ साथ देखना है, ब्रेथ साउंड चेक करना है, हार्ट रेस्पिरेटरी रेट देखना है, नेक वेन जो है वो इसकी डिस्टिंक्शन देखनी है, डिस्टेंशन देखनी है। इसके अलावा जो यूरिन आउटपुट, ईसीजी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ चेक करोगे। और अगर आपको इस चीज़ों का पता चल गया तो ये बेस्ट एड है पेशेंट की क्लिनिकल कोर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए या क्लिनिकल कोर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है।
इसमें कोई क्वेश्चन? ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो गुड। आई थिंक यहाँ तक काफी है, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेते हैं, मीन्स नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ लेते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो। वैसे भी अब ये हमारा लास्ट ही है शायद, बाकी सारा जो है कवर है ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें रहती हैं मेन, छोटे छोटे टॉपिक से, एक एक लेक्चर के टॉपिक से तो वो साथ हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये हम थोड़ा स्लोली पढ़ लें। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मांगता हूँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।